फिश एज फूड। तो पिछले 2 सेक्शन से हम बंगाल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो बंगाली भाषा है वो डेवलप हुई, किस तरह से उस पर संस्कृत का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बंगाली भाषा है वो संस्कृत से ही निकल कर आई। फिर हमने पीर्स एंड टेम्पल्स के बारे में देखा। हमने जाना कि पीर्स कौन होते हैं और किस तरीके से बंगाल में टेम्पल्स की डेवलपमेंट हुई, किस तरीके से सो कॉल्ड जो लोअर सोशल क्लासेस थी वो उभर कर आई, और उनके जो सोशल स्टेटस है, उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बढ़ा, और उन्होंने टेम्पल्स वगैरह बनवाने स्टार्ट किए। और अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि बंगाल में किस तरीके का खाना खाया जाता था, और नाम से ही आपको पता चल रहा होगा फिश एज फूड। तो बंगाल में जो फिश है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है। बंगाल का जो स्टेपल फूड है, स्टेपल डाइट है, वही फिश एंड राइस है। तो किसी भी जगह पे जो स्टेपल फूड होता है, वहाँ के लोग जो आमतौर पर खाना खाते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस जगह पे मिलता क्या है। अब उस जगह पे आप उग तो रहा है चावल, वहाँ पे मिल तो रही है फिश, और आप कहो कि वो तो बाजरा खा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उस जगह पे जो चीज़ उगती है, जो चीज़ नॉर्मली मिलती है, तो वही चीज़ वहाँ के लोग खाते हैं। तो बंगाल में, क्योंकि वो एक रिवराइन प्लेन है, वो एक फ्लड प्लेन है, वहाँ पे राइस की खेती बहुत अच्छी होती है, और वहाँ पे फिश जो है वो भी काफी अच्छे से अवेलेबल होती है। वहीं आप देखोगे जो हरियाणा पंजाब वाला इलाका है, वहाँ गेहूं बहुत अच्छा होता है, वहाँ लोग सरसों उगाते हैं। तो आपको वहाँ के लोगों का जो नॉर्मल खाना है वो क्या होगा, रोटी होती है। वहाँ पे मक्के का साग होता है, बाजरे की रोटी होती है, और सरसों का साग होता है। तो इस तरीके से जो जहाँ पे उगाई जाती है चीज, जो जहाँ पे नॉर्मली मिलती है चीजें, वही वहाँ के जो है फूड में शामिल होती हैं। तो बंगाल में राइस एंड फिश जो है वो नॉर्मली मिलते हैं, वहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं, और इसीलिए वहाँ के लगभग हर इंसान की जो डाइट है उसमें राइस एंड फिश शामिल होते हैं। यहाँ तक कि जो पुअर बंगालीज थे वो लोग के भी खाने में आपको फिश देखने मिलेगी। बंगाल में फिशिंग हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन रहा है। वहाँ के लोग जो है मछलियाँ पकड़ते हैं, फिर उनको बेचते हैं, तो इस तरीके से वो अपनी आजीविका चलाते हैं। तो बंगाली लिटरेचर्स में भी बहुत बार मछलियों का रेफरेंस देखने मिला है, मछलियों का उल्लेख देखने को मिला है। यहाँ तक कि बंगाल के जो मंदिर हैं और जो विहाराज है, विहार जो है इसका मतलब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो होती हैं, तो उनके दीवारों पर भी टेराकोटा के जो प्लेक्स लगे होते हैं, उन पर मछलियों से रिलेटेड पिक्चर्स बनी हुई हैं। उन पिक्चर्स में दिखाया गया है कि जो मछलियां हैं उन्हें तैयार किया जा रहा है, उन्हें साफ किया जा रहा है, ताकि उन्हें मार्केट तक ले जाया जा सके। और इसी तरीके से मार्केट का सीन दिखाया हुआ है, बास्केट्स में जो है मछलियों को बेचा जा रहा है। तो इस तरीके के जो मछलियों से रिलेटेड सीन है वो मंदिरों की और विहारों की जो दीवारें हैं उन पर भी देखने मिलते हैं। तो ब्राह्मण्स को नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन खाना जो है वो खाना अलाउड नहीं होता। बट क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी फिश की, यहाँ पे लगभग सभी लोग फिश खाते थे और आसानी से अवेलेबल थे फिश, तो इसीलिए जो ब्राह्मणिकल ऑथोरिटीज थी, जो ब्राह्मणिकल विशेषज्ञ थे, तो उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी पड़ी बंगाल के ब्राह्मण्स को। तो उन्होंने जो बंगाली ब्राह्मण्स हैं उनको अलाउ कर दिया, उन्हें अनुमति दे दी कि वो कुछ तरह की जो मछलियां हैं उन्हें खा सकते हैं। तो एक टेक्स्ट है बृहद धर्मा पुराण। तो ये जो पुराण है बृहद धर्मा, तो ये 13th सेंचुरी की संस्कृत टेक्स्ट है। 13th सेंचुरी में बंगाल में इसको लिखा गया था संस्कृत भाषा में। तो इस पुराण में जो लोकल ब्राह्मण्स हैं उन्हें कुछ प्रकार की मछलियों को खाने की अनुमति दी गई है। और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरीके से जो फीमेल है, एक वुमेन है, वो मछली को तैयार कर रही है, मछली को साफ कर रही है, ताकि वो उसे मार्केट में ले जाके बेच सके। तो फिश बीइंग ड्रेस्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, टेराकोटा प्लेट फ्रॉम द विशालाक्षी टेम्पल, आरामबाग। तो एक टेराकोटा प्लेट पे ये जो पिक्चर है वो बनी पड़ी है, और कहाँ पे है ये, विशालाक्षी जो टेम्पल है आरामबाग में, उस टेम्पल पे ये आपको पिक्चर देखने मिलेगी। नाउ लेट्स लुक एट द एल्सवेयर सेक्शन, इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट्स इन यूरोप। तो हम इसमें देखेंगे कि यूरोप जो है उसमें किस तरीके से नेशन स्टेट्स का गठन होने लग गया। तो 18th सेंचुरी तक जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं वो अपने आप को एक एम्पायर के सब्जेक्ट्स की तरह देखते थे। वो ऐसे देखते थे कि हम एक बहुत बड़े एम्पायर की प्रजा हैं। जैसे कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर हो गया, कि कोई जो समझते थे, जो ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर में जो लोग रहते थे वो मानते थे कि भाई हम ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की प्रजा हैं। और कुछ लोग जो है वो अपने आप को मेंबर्स ऑफ चर्च मानते थे, किसी चर्च का मेंबर मानते थे, जैसे कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। ठीक है, तो कुछ लोग कहते थे कि हम ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के मेंबर हैं। बट
लेट 18th सेंचुरी तक लोगों का ये जो नजरिया है अपनी आइडेंटिटी को लेकर वो थोड़ा बदलने लग गया। पीपल ऑल्सो बिगेन टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी दैट स्पोक अ कॉमन लैंग्वेज। वो अपने आप को एक ऐसे ग्रुप का पार्ट मानने लग गए जो कि एक कॉमन लैंग्वेज बोलता है, जैसे कि फ्रेंच या जर्मन। मतलब कि जितने भी लोग फ्रेंच बोलते थे तो वो लोग अपने आप में एक कॉमन लिंक फील करने लग गए। वो अपने आप को एक मानने लग गए कि भाई हम किसी ना किसी तरीके से जुड़े हैं, हम कनेक्टेड हैं। तो चाहे मान लो वो किसी भी एम्पायर के पार्ट हों, बट धीरे धीरे से करके लोग जो है वो अपनी भाषा को लेकर और ज्यादा जागरूक हुए और वो अपनी भाषा को बहुत अहमियत देने लग गए। और इस वजह से अपने आप को एक भाषा से जोड़ने लग गए कि हम सभी जो है फ्रेंच बोलते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिटी बन गई फ्रेंच स्पीकर्स की और जर्मन स्पीकर्स की। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है अपनी भाषा को लेकर अपनी आइडेंटिटी जोड़ने लग गए। By the early 19th century, in Romanian schools, textbooks began to be written in the Romania. तो 19th सेंचुरी में क्या होने लग गया कि रोमानिया के जो स्कूल टेक्स्ट बुक हैं, जो स्कूल की बुक्स हैं, उनमें ग्रीक भाषा की जगह रोमानियन भाषा का इस्तेमाल होने लग गया। और इसी तरीके से हंगरी में हंगेरियन भाषा का इस्तेमाल होने लग गया लेटिन भाषा के बजाय। पहले वहाँ पे लेटिन भाषा यूज की जाती थी, बट धीरे धीरे करके लोग जो है वहाँ पे हंगेरियन भाषा का इस्तेमाल करने लग गए अपने ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह। और कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट्स के कारण लोगों में एक अलग तरीके की कॉन्शियसनेस निकल कर आई, एक जागरूकता निकल कर आई। और लोग अपने आप को एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी के तौर पर सेपरेट नेशन मानने लग गए। मतलब कि वो लोग ये मानने लग गए कि भाई हम फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, हम एक नेशन है। और लोग ये मानने लग गए कि किस तरीके से हम लोग सेपरेट नेशन थे, हम लोग अलग अलग नेशन थे अपनी भाषा के तौर पर, अपनी भाषा को लेकर हम लोग पहले से ही एक सेपरेट नेशन थे कि एक भाषा को जो बोलने वाले लोग हैं वो एक नेशन था, दूसरी भाषा को बोलने वाला जो ग्रुप है वो अलग नेशन था। तो इस तरीके से भाषा को लेकर लोगों में और ज्यादा जागरूकता आई और लोग ये मानने लग गए कि हम भाषा के बेसिस पर डिवाइडेड थे। जो देश है वो भाषा के बेसिस पर जो है डिवाइड थे। जैसे कि आप इंडिया में भी आज देखोगे तो जो स्टेट्स हैं वो किस बेसिस पे डिवाइडेड हैं, वो वहाँ की भाषा पे के बेसिस पे डिवाइडेड हैं। कि जो पंजाब वाला इलाका है वो पंजाबी बोली जाती है, तो पंजाबी वाले लोग जो हैं, पंजाबी बोलने वाले जितने भी लोग हैं, उस एरिया को एक अलग स्टेट बना दिया गया कि भाई इतने एरिया में सारे लोग पंजाबी बोलते हैं तो इसको हम पंजाब जो है ये इलाका हो गया, ये स्टेट पंजाब हो गई। तो इस तरीके से भाषा के बेसिस पर ही हमारे यहाँ पे भी स्टेट्स डिवाइडेड है। तो भाषा जो है लोगों को जोड़ने का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है और लोगों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लाती है। और जो धीरे धीरे करके ये जो सेपरेटेशन का जो सिस्टम है वो चलने लग गया भाषा के बेसिस पर। और जो फीलिंग थी उनकी भाषा को लेकर, अपनी लैंग्वेज को लेकर एंड सेपरेट नेशंस से रिलेटेड, ये जो फीलिंग है ये स्ट्रेंथेंड होने लगी और भी ज्यादा मजबूत होने लग गई जब ये इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशंस होने लग गए। ठीक है, तो इन मूवमेंट्स के बाद, इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशंस की मूवमेंट्स के बाद धीरे धीरे करके ये वाली जो फीलिंग्स हैं, जो लोगों में लैंग्वेज को लेकर जो यूनिटी आ रही थी, 19th सेंचुरी जो है उस तक ये चीजें और भी ज्यादा मजबूत हो गई। So with this, we come to the end of our chapter number 9 of class 7th history. I hope you like this video, and if you do, then please give it a thumbs up. If you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update.